नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज़ में आपका स्वागत है। भूगोल अभ्यास सीरीज़ के अंतर्गत हमारा आज का पहला सवाल है, पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस विशेषता की व्याख्या चतुष्फलक सिद्धांत द्वारा नहीं की जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या ए, महाद्वीपों का प्रवाह। यहाँ पर आपको बता दें कि चतुष्फलक परिकल्पना का प्रतिपादन लिथियन ग्रीन द्वारा किया गया था। यह सिद्धांत संकुचन पर आधारित है और इस सिद्धांत के द्वारा महाद्वीपों के प्रवाह की व्याख्या नहीं की जा सकती है और इसके अलावा सभी की व्याख्या की जा सकती है, जैसे प्रशांत महासागर के चतुर्दिक वलित पर्वतों की श्रृंखला की अवस्थिति, महाद्वीपों और महासागरों का प्रतिध्रुवस्थ व्यवस्थापन, महाद्वीपों और महासागरों की त्रिभुजाकार आकृति। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या डी, ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित भूगर्भिक युगों का सही कालानुक्रम क्या होगा। तो यहाँ पर भूगर्भिक युगों का सही कालानुक्रम जो है वो होगा सबसे पहले मायोसीन, उसके बाद प्लायोसीन, फिर प्लिस्टोसीन और उसके बाद होलोसीन होगा। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि पृथ्वी के अभ्यंतर यानी कि आंतरिक संरचना के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। चारों कथनों के बाद आप सही जवाब जब देखेंगे कूट की सहायता से तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या सी। 1 और 3 यहाँ पर सही होगा। बाह्य भूपृष्ठ का औसत घनत्व की अगर बात करें तो 2.8 होता है और भूपृष्ठ प्रवार से गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा अलग नहीं होता है बल्कि मोहो असंबद्धता द्वारा अलग होता है। मेंटल कोर सीमा के गहरे पी लहरों का वेग अचानक बढ़ जाता है। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड जो है वो गलित अवस्था में नहीं होता है बल्कि ठोस अवस्था में होता है और कोर का बाहरी भाग जो है वो गलित अवस्था में या यूं कह लें कि सेमी सॉलिड अवस्था में होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से कथन महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में सत्य हैं। सही उत्तर के लिए इसमें कूट का प्रयोग करके आपको सही जवाब देना है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं और चारों कथनों की सहायता से आपका सही जवाब जो कूट की सहायता से आप देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी। 2 और 4 यहाँ पर सही हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन आपको पता होगा कि ब्रिटेन के अल्फ्रेड वेगनर ने किया था और यह सिद्धांत महाद्वीपों और महासागर श्रेणियों के अस्थायित्व में विश्वास नहीं करता है और वेगनर एक जलवायुवेत्ता थे न कि भूगर्भवेत्ता थे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आंसर आपका डी वाला सही होगा। 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 में है, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से गैस का सर्वाधिक भाग कौन होता है। कौन सी गैस यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आंसर होगा आपका बी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 सूचियां दी गई हैं। सूची 1 में संकल्पना और दूसरे में प्रतिपादकों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कोड की सहायता से सही जवाब देना है। तो कोड की सहायता से आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, 4, 1, 2, 3। यहाँ पर आपको बता दें पेनी प्लेन संकल्पना का प्रतिपादन डेविस ने किया, आधार तल का प्रतिपादन पॉवेल ने किया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर और प्लेट विवर्तनिकी हैरी हेस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पर आपको सही सुमेल बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, जोली सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। इन्होंने ये पुस्तक नहीं लिखा था तो आपको इन्होंने लिखा था। तो यहाँ पर आपको देखें तो सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ जोली से संबंधित है जबकि आवर मोबाइल अर्थ डॉली से संबंधित है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित पर्वत निर्माण चक्रों के सही कालानुक्रम को नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो यहाँ पर अल्पाइन, टॉरिडोनियन, कैलिडोनियन और हर्सिनियन दिया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी,
2341 आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि पर्वत निर्माण का कालानुक्रम अगर देखा जाए तो प्री कैम्ब्रियन था, कैरिडोनियन पर्वतीकरण 500 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना था। इसके पश्चात कैलिडोनियन पर्वतीकरण, सिल्यूरियन और डिवोरियन काल के पर्वतों को इस युग में रखा जाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत के अरावली और सतपुड़ा इसी काल के पर्वत हैं। कैलिडोनियन के बाद हर्सिनियन पर्वतीकरण युग प्रारंभ होता है और इस युग का काल पर्मियन और वर्मो कार्बोनिफेरस माना जाता है। फिर उसके बाद आपलेशियन और ब्लैक फॉरेस्ट इसी काल के पर्वतों के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। अल्पाइन पर्वतीकरण के अंतर्गत टर्शियरी काल में निर्मित पर्वतों को रखा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपको सूची 1 और 2 को मैच करवाना है। एक तरफ आपको प्रक्रम यानी कि प्रक्रिया दिया गया है और दूसरी तरफ आपको स्थल रूप दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सही जवाब मैच करवाना है। कोड की सहायता से आप आंसर देंगे तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यहाँ पर होगा 2413 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से किसने उच्चावच के प्रदर्शन के लिए ब्लॉक डायग्राम की तकनीक का प्रतिपादन किया था? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या डी, जी के गिलबर्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 में है, अपर्दन चक्र में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पुनर्युवन, आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में सूची 1 और 2 को मैच करवाना है। एक तरफ आपको स्थान और दूसरी तरफ ज्वालामुखियों के नाम दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका कूट की सहायता से विकल्प संख्या सी यानी कि 4 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर 1 और 2 आएगा। कहने का मतलब है कि जापान में फ्यूजियामा है, हवाई द्वीप में मौना लोवा है, सिसिली में एटना और आइसलैंड में लॉकी ज्वालामुखी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, मृत्तिका से लेकर बोल्डर तक के शिलाखंडों के विषम रूपी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा आपका सी वाला यानी कि हिमनवी गोलासमिया, इसको टिल कहा जाता है। हिमानी द्वारा मलबों की छटाई नहीं होती है। कहने का मतलब है कि इसके द्वारा निक्षेपित पदार्थों में मृत्तिका से लेकर बोल्डर तक पाए जाते हैं, जिसे हिमनद गोलासमिया टिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, नदी की युवावस्था में क्या होता है? तो नदी की युवावस्था से संबंधित आपको 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं और उसकी सहायता से आपको कूट के जरिए आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी आपका सही होगा। 2 और 4 यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि युवावस्था में नदी का ढाल खड़ा होता है, लंबवत अपर्दन के कारण गहराईकरण अधिक होता है और इस अवस्था में नदी के दोनों ओर के पार्श्व का ढाल खड़ा होता है और ये उन्नतोदर होते हैं। अगला सवाल है 16 नंबर, पथरीले कंकरीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो पथरीले कंकरीले मरुस्थलों को हम लोग कहते हैं रेग। विकल्प संख्या यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो पथरीला मरुस्थल होता है उसको रेग कहते हैं, चट्टानी मरुस्थलों को हमादा कहते हैं, बलुई मरुस्थलों को अर्ग कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। यहाँ पर आपको सूची 1 और 2 दिया गया है, दोनों को मैच करवाना है। मैच करवाने के बाद आपका कूट की सहायता से आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी 4321। क्वेश्चन नंबर 18 में है, अरावली पर्वत तंत्र निम्नलिखित में से किस कल्प में बने हैं? तो अरावली पर्वत किस कल्प में बने हैं ये आंसर आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी यानी कि पुराजीवी कल्प या पैलियोजोइक कल्प में। क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भूतल को समतल स्तर पर लाती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी सेड़ीकरण यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। और इसमें अगर देखें तो बाह्य शक्तियाँ आंतरिक शक्तियों द्वारा धरातल पर उत्पन्न की गई असमानताओं को दूर करने का प्रयास करती हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग श्रेणीकरण या ग्रेडेशन कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, हिमगहर या सर्क का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये जितने भी स्थलाकृतियों वाले क्वेश्चंस आते हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हिमगहर या सर्क का निर्माण जो होता है वो अपघर्षण के कारण होता है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 में है ज्वालामुखी उद्भेदन घटित होते हैं कैसे। तो ज्वालामुखी उद्भेदन जो हैं वो घटते हैं उपरोक्त सभी का सम्मिलित प्रभाव यहाँ पर होता है। कहने का मतलब है कि बैथोलिथ में दाब के कारण भी घटित होते हैं, भूपट्टिकाओं के पार्श्विक विस्थापन के कारण भी होते हैं, और भूपर्पटी की गहरी तहों में चट्टानों के मैग्मा के रूप में पिघलने के कारण भी होते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य अपर्दन चक्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में भू आकारों को स्पष्ट करती हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या डी, नदीकृत प्रदेशों में। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वो होती है क्षोभ मंडल, यानी कि सबसे पहले हम धरातल से ऊपर बढ़ते हैं तो हमको क्षोभ मंडल ही प्राप्त होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल की अगर बात करें तो क्षोभ मंडल वायु की सबसे निचली परत होती है। पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं, और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण, यानी कि उसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वही वायुमंडल को रोके रखने में सहायता करती है। वायुमंडल के सबसे निचले भाग को, जिसकी ऊंचाई करीब करीब धरातल से 12 किलोमीटर होती है, उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, और इस मंडल में ऋतुवत परिवर्तन होता है। इस मंडल के बाद समताप मंडल पाया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडल में संघनन तब होता है जब, यानी कि वायुमंडल में संघनन की कंडीशन आपको बतानी है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, तापमान उषांक पर पहुँच जाए तब होता है। तापमान जब उषांक पर पहुँच जाता है तो जलवाष्प जल बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे संघनन कहा जाता है। जब संघनन की क्रिया हिमांक या उससे नीचे होती है तो तुषार, हिम या पक्षाभ मेघ का निर्माण होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, वायुमंडल की अधिकांश ओजोन कहाँ मिलती है। तो ओजोन परत की उपलब्धता के बारे में आपको एक किसी मंडल का नाम लेना है, तो आंसर आपका होगा विकल्प संख्या बी, समताप मंडल में। अगर इसकी आधिक्य की बात करें, सर्वाधिक कहाँ पर होती है, तो वो करीब 20 से 22 किलोमीटर तक होती है, लेकिन सामान्य तौर पर ओजोन की जो उपलब्धता होती है वो 20 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में होती है। अगला सवाल 26 में है वाताग्र जनन का अर्थ क्या होता है। तो सही जवाब होगा वाताग्र का संगठन, आपका सही जवाब हो जाएगा। वाताग्र की निर्माण की प्रक्रिया को वाताग्र जनन या तो और विघटित होने की प्रक्रिया को हम वाताग्र क्षय कहते हैं। अगला सवाल 27 में है वायुमंडल की ताप क्षय दर कितनी है। तो वायुमंडल की ताप क्षय दर, यानी कि तापमान घटने की दर, आसान सवाल है बट इसमें लैंग्वेज आपकी चेंज है तो इसलिए थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है। सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28 में है सर्वाधिक मौसमी विषमताएं कहाँ पर पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा मौसमी विषमताएं जो हैं वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पेटियों के ऋत्विक स्थानांतरण का परिणाम है। तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या बी, भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन नंबर 30 में है ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अपक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया। यह छिद्र कहाँ पर अवस्थित है। तो सवाल ये आपको कई बार पूछा गया है। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, अंटार्कटिका के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31 में है निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है क्या होता है। तो निम्न वायुदाब का जो केंद्र होता है उसको हम लोग चक्रवात कहते हैं। आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में है लघु ज्वार चंद्रकला के निम्नलिखित में से किस पक्ष में घटित होता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या बी, प्रथम और तृतीय पक्ष में। आपको यहाँ पर बता दें कि प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोणिक स्थिति में होते हैं, जिसके कारण लघु ज्वार आता है।
क्वेश्चन नंबर 33 में है, भित्ति निर्माणकारी प्रवाल निम्न में से किन दशाओं में सर्वोत्तम पनपते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कूट की सहायता से अपना सही जवाब देना है। आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या सी, 2 और 3 यहाँ पर सही होंगे, 1 और 4 आपका सही नहीं होगा। प्रवालों के विकास के लिए जो आवश्यक दशाएं होती हैं उनके लिए उच्च तापमान करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। गहराई इनके लिए कम होनी चाहिए, 60 से लेकर 75 मीटर के आसपास में होनी चाहिए। अवसाद मुक्त स्वच्छ जल होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। और सागरीय लवणता की बात करें तो वो 27 पीपीटी से लेकर के 30 पीपीटी तक होना चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, एल नीनो क्या होता है। तो सही जवाब होगा आपका ए वाला, प्रशांत महासागर में पेरू तट के समीप बहने वाली एक ठंडी जलधारा को हम एल नीनो कहते हैं। भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु को ये काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, अटलांटिक और भूमध्य सागर के मध्य जल का प्रवाह सतही और अधः सागरीय धाराओं के रूप में सामान्यतः होता रहता है। इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो आपका हो जाएगा सही जवाब यहाँ पर विकल्प संख्या बी हो जाएगा, यानी कि लवणता में भिन्नता। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अटलांटिक महासागर की तुलना में भूमध्य सागर में लवणता अधिक होती है। कहने का मतलब है कि अटलांटिक महासागर की तुलना में भूमध्य सागर में जल का तल नीचा होता है। इसका मतलब कि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की ओर सतही जल के रूप में जलधारा का प्रवाह होता है और भूमध्य सागर से अटलांटिक की ओर अधः सागरीय धारा के रूप में जल प्रवाहित होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर आपको दिया गया है, पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जंतु जगत में भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि भौतिक वातावरण में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 37 में है, प्रमुख मृदा वर्गों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या बी, लाल और पीली मिट्टियां फास्फोरस, नाइट्रोजन और चूना तत्वों में समृद्ध होती हैं। सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 38 में है, मानव भूगोल को निम्नलिखित रूप में सुपरिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको जो परिभाषित करना है मानव भूगोल को, उसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यह अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 39 में है, विशुद्ध निग्रो प्रजाति कहाँ मिलती हैं। तो विशुद्ध निग्रो प्रजाति की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो मिलता है आपका पपुआ न्यू गिनी में। आप देखेंगे मानचित्र पर तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको एक पपुआ न्यू गिनी का देश दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 40 में है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है। तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या ए, विटवाटरलैंड में स्थित होते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। आपको 2 सूची दिया गया है, अपर्दन के कारण और अपर्दन के लक्षण। यहाँ पर किस वजह से कौन से अपर्दन की स्थलाकृति बनती है ये आपको बताना है। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, 2, 1, 4, 3। यहाँ पर जो बहता जल है उससे अधः कर्तित विसर्प बनता है, गतिशील हिम से निलंबी घाटी बनता है, बहती हवाओं से चापाकार टिब्बा और लहर के टकराने से शीर्ष और खाड़ी का निर्माण होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। एल्यूमिनियम उद्योग सामान्यतः कहाँ अवस्थित होता है। तो एल्यूमिनियम उद्योग सामान्य तौर पर कहाँ होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी, शक्ति स्रोत के समीप होते हैं। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 43 में है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है किन किरणों से। ये आपसे सवाल पूछा गया है। आंसर आपका होगा विकल्प संख्या डी, पराबैंगनी किरणों से। यहाँ पर आपको बता दें पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से वायुमंडल की ओजोन परत बचाती है। समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से लेकर
35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का मंडल होता है। वायुमंडल में ओजोन यह एक रक्षा आवरण का कार्य करती है और इस आवरण के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। पिग्मी कहाँ से आदिम शिकारी और भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, मध्य अफ्रीका। अगला सवाल है 45। किसी भी क्षेत्र में भू उपयोग समय के साथ क्यों बदलता रहता है? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, कारण उसका होता है कि भूमि की उपयोगिता में परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर आपको बताएं कि समय के साथ साथ आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन के कारण भूमि की उपयोगिता में परिवर्तन होता रहता है और ऐसे में भू उपयोग भी परिवर्तित होता रहेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। दक्षिण अफ्रीका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दक्षिण अफ्रीका के विषय में जो गलत कथन है वो आपका है विकल्प संख्या डी में, अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका कपास का अग्रणी उत्पादक देश है। यहाँ पर आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है और इसके बाद मलावी का स्थान आता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस देश का लौह अयस्क उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर निर्भर होते हैं? सही जवाब होगा आपका जापान, विकल्प संख्या बी। यहाँ पर आपको बता दें कि जापान में लौह अयस्क का लगभग अभाव होता है। यहाँ का लौह इस्पात उद्योग आयातित कच्चे माल पर आधारित है। जापान विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क आयातक देश है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। पश्चिमी यूरोप के देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अधिक निर्भर करते हैं, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है आपका ये कच्चे माल, ये जो कारण हो जाएगा ये कच्चे माल का आयात करके उन्हें पक्के माल में रूपांतरित करके पुनः निर्यात करते हैं। आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है व्यापारिक मिश्रित कृषि क्या कहलाती है? तो व्यापारिक मिश्रित कृषि का मतलब होता है फसल उत्पादन और पशुपालन का संयुक्त रूप से उपयोग करना। अगला सवाल है 50 में विश्व का लगभग 1/3 मत्स्योत्पादन प्राप्त होता है कहाँ पर, यानी कि सबसे ज़्यादा मत्स्य पालन कहाँ पर होता है? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में। 51 में है उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी छोर के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। आंसर आपका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 52 में है कृत्रिम रबड़ का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आर्थिक भूगोल का मतलब क्या होता है? 53 में पूछा गया है। तो आर्थिक भूगोल का मतलब होता है आर्थिक क्रियाओं के अंतर्देशीय और अंतर्देशीय कार्य कारण अंतर संबंधों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 54 में है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में सबसे कम महत्व की है? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, संचालन। यहाँ पर आपको अगर बताऊं मैं तो वायुमंडल मुख्य तौर पर सूर्य की अपेक्षा भौमिक विकिरण द्वारा अधिक गर्म होता है, यानी कि जो भूमि से निकलने वाली ऊर्जा होती है उसके जरिए उसको ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है। इसके बाद संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा और फिर संवहन द्वारा और सबसे कम संचालन द्वारा वायुमंडल ऊष्मा प्राप्त करता है। संचालन में ऊष्मा किसी पदार्थ यानी कि ठोस से होकर चलती है, जबकि संवहन मात्र द्रव में होता है और विकिरण में ऊष्मा को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित जलवायुओं में से कौन सी विश्व के 6 महाद्वीपों में पाई जाती है? सही जवाब होगा आपका भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु। विकल्प संख्या यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में है सिंगापुर द्वीप मलय प्रायद्वीप से अलग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जल संधियों के बारे में दिया गया है और सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, जहोर जल संधि। यहाँ पर आपको अगर बताऊं तो जहोर जल डमरू मध्य सिंगापुर और मलय प्रायद्वीप के बीच में स्थित है।
मलक्का जल संधि की बात करें तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर सुंडा जल के बीच में है। सुंडा जल संधि की बात करें तो ये जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में है। और मलक्का जल संधि जो है वो आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, महाद्वीपीय मग्न तट समगंभीर रेखा निर्धारित की जाती है किसके जरिए? तो आंसर होगा आपका 200 मीटर की रेखा द्वारा, विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 58 में है, सागरीय लवणता के अक्षांशीय मंडलों का अवरोही क्रम में निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? सही उत्तर के लिए आपको कूट का उपयोग करना है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर विकल्प संख्या बी यानी कि 2 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 59 में है, अंतः सागरीय कंदराओं से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए और अधोलिखित कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और कूट दिया गया है। कूट की सहायता से आपको सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी यानी 1 और 4 यहाँ पर सही होंगे। अंतः सागरीय कंदराएं लंबी, संकरी और अति गहरी घाटियाँ होती हैं। ये अधिकतर महासागरीय ढलान पर पाई जाती हैं और डेविस के अनुसार इन कंदराओं की उत्पत्ति के लिए पंख तरंगें उत्तरदायी हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60, मध्य अटलांटिक कटक निर्माण की प्रक्रिया लाक्षणिक उदाहरण है। तो यहाँ पर किसकी वजह से होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी 2 और 4 यानी कि अपसरण और सागर नितल विस्तरण से। क्वेश्चन नंबर 61 में है, तट से सागर के गहरे भाग की ओर भूमिज निक्षेपों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? यहाँ पर आपको मृत्तिका यानी क्ले, पंक, रेत और गाद यानी कि सिल्ट दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, पहले 3 आएगा फिर 4 1 और उसके बाद 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में है, शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी यानी कि पॉडसॉल प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है शंकुधारी वनों में। क्वेश्चन नंबर 63 में है, येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका में है। आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 में है, उपजाऊ मिट्टी जो कृषि के योग्य है में पीएच मान की संभावना कितनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी 6 से 7 के बीच में। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया था किसने? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग जो प्रतिपादित किया था वो थे A.G. टॉन्सले। विकल्प संख्या ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अधोलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 67 में है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है? तो मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करने का काम किसका होता है? सही जवाब होगा ढलान कृषि का, विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 68 में है, यह सिद्धांत की जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी से होती है जबकि खाद्य सामग्री के उत्पादन में समांतर श्रेणी से वृद्धि होती है। यह किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा T.R. माल्थस से, विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 69 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है? तो ये सवाल आपसे रिपीट भी हो रहा है। सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्ग, विकल्प संख्या सी। 70 में आपको 2 सूची दी गई है। एक तरफ आपको औद्योगिक प्रदेश और दूसरी तरफ आपको देशों के नाम दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी। जब कूट की सहायता से आप सही जवाब लगाएंगे तो बी आपको आंसर मिलेगा 3142। क्वेश्चन नंबर 71 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका होगा पिट्सबर्ग मोटर गाड़ी के लिए। यहाँ पर आपको बता दें, पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित लौह इस्पात उद्योग के लिए विख्यात है। मोटर गाड़ी के लिए डेट्रॉयट को जाना जाता है। अगला सवाल 72 में है, निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादन की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होता है? सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या ए यानी कि चावल। क्वेश्चन नंबर 73 में है, डेल्टा केम परिमाण है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी हिमनद निक्षेपण।
क्वेश्चन नंबर 74 में सूची 1 और 2 आपको दिया है। एक तरफ आपको पुस्तकों के नाम और दूसरी तरफ आपको लेखकों के नाम हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए यानी कि 2143। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75 में है शुष्क प्रदेशों में पर्वत पदीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू कहलाती हैं। सही जवाब होगा आपका बजादा, विकल्प संख्या बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर शुष्क प्रदेशों में पर्वतपतीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू बजादा कहलाती है। प्लेया और पर्वतीय अग्रभाग के मध्य मंद ढाल वाले मैदान होते हैं और इस मैदान का निचला भाग जो कि प्लेया से मिलता जुलता है बजादा कहलाता है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण मलबा के निक्षेप द्वारा होता है। ऊपरी भाग पेडिमेंट कहलाता है। बजादा का निर्माण पेडिमेंट के नीचे और प्लेया के किनारे पर जलोढ़ पंखों के मिलने से होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76। कठोर चट्टान से निर्मित खड़े ढलवा उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी, मेसा उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 में है ऊर्ध्वपातन किससे किसमें परिवर्तन को व्यंजित करता है? सही जवाब होगा आपका सी वाला, द्रव से वाष्प में। क्वेश्चन नंबर 78 है सवाना बायोम सामान्यतः किससे संबंधित है? सही जवाब होगा विकल्प संख्या ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र जलवायु से। क्वेश्चन नंबर 79 में है भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था? तो सही जवाब होगा इराटोस्थनीज, विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 79 में आप थोड़ी बातों को और समझ लें। भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाले जो प्रथम भूगोलवेत्ता हैं उनको इराटोस्थनीज कहते हैं। इराटोस्थनीज ने जियोग्राफिका नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफिका नामक शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने पृथ्वी तल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन की भूगोल का विषय वस्तु बनाया था। इराटोस्थनीज ने भूगोल के क्षेत्र में 3 प्रमुख योगदान दिए। प्रथम था पृथ्वी की परिधि का आकलन किया, दूसरा था निवास्य जगत का मानचित्रण और तीसरा इस निवास्य जगत का विवरण करते हुए एक पुस्तक लिखा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80। बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आंसर होगा आपका विकल्प संख्या बी, टॉलेमी। क्वेश्चन नंबर 81 में है मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या डी, रिचर्ड पीट। क्वेश्चन नंबर 82 में है मानव प्रवास से संबंधित प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट का प्रतिपादक कौन है? सही जवाब होगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या डी, जिफ। क्वेश्चन नंबर 83 में है निम्नलिखित देशों को उनकी जनसंख्या के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको जनसंख्या के अनुसार देशों को व्यवस्थित करना है। तो सही जवाब होगा जो आंकड़े अब तक के उपलब्ध हैं उसके अनुसार ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में है निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कौन सा है? तो आंसर होगा आपका सी, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 85 में है निम्नलिखित में से कौन पुनर्नवीनीकरण संसाधन है? तो किसको एक बार पुनः से यानी कि रीयूज़ किया जा सकता है? तो आंसर होगा आपका विकल्प संख्या बी, वायु ऊर्जा। यहाँ पर आपको बता दें कि वायु ऊर्जा पुनर्नवीकरणीय संसाधन है। पुनर्नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनके स्वरूप या गुण में परिवर्तन करके उनके उपयोग, अवधि और उपयोगिता आदि में वृद्धि या सुधार किया जा सके। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86। समय के किसी न किसी पैमाने पर समस्त संसार पुनर्नवीकरणीय होते हैं। भविष्य की आपूर्तियों उत्तरजीविता के लिए पुनर्भरण का उपयोग सापेक्षिक दर ही मायने रखती है। इस कथन के दृष्टिकोण से संसाधन सातयक के क्रम की पहचान पुनर्नवीकरणीय के अवरोही क्रम में करना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या
डी यानी कि पहले वन आएगा, फिर हवा, ज्वार शक्ति और उसके बाद बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 87 में है, भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त कार्यालय निम्नलिखित में से किनके लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 88 में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील प्लांट बंदरगाह आधारित है? सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी विशाखापत्तनम बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 89 में है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीति भूगोल से नहीं है? तो राजनीतिक भूगोल से किसका संबंध नहीं है? आंसर होगा आपका विकल्प संख्या सी आर.जे. जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 90 में सूची 1 और 2 को मैच करवाना है। एक तरफ आपको भूगोलविद्ता दिए हैं और दूसरी तरफ आपको संबंधित चीज़ें यानी कि किस प्रकार के भूगोल को ये प्रतिपादित करते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही होगा, यानी कि 2143 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में है, भारत में राज्य का उपयोग राष्ट्रीय नियोजन की इकाई के रूप में किया जाता है। सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या 1, क्योंकि यह एक प्रशासनिक इकाई के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 92 में है, नगरीय भूमि के मूल्य निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सही जवाब होगा आपका सुगम्यता, विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 93 में है, संसाधन विकास के नियंत्रण और निर्देशन को क्या कहा जाता है? तो संसाधन विकास के नियंत्रण और निर्देशन को कहा जाता है संसाधन प्रबंधन, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 94 में है, समरूपता और अंतर संबद्धता के सिद्धांत का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि संसाधन विश्लेषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 95 में है, निम्नलिखित में से कौन भारत का कृषीय जलवायु प्रदेश नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर विकल्प संख्या डी, गंगा पार के मैदान क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 96 में है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया है? सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि 1987 में। क्वेश्चन नंबर 97 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि नंगा पर्वत की ऊंचाई ठीक नहीं है। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी वाला। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको सूची में 1 और सूची 2 को मैच करवाना है। एक तरफ आपको नदी और दूसरी तरफ आपको डैम दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि 2341। क्वेश्चन नंबर 99 में है, रिमोट सेंसिंग प्रणालियों में निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऊर्जा का मापन करता है? सही जवाब होगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या बी, यानी कि पैसिव सेंसर के रूप में। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें, रिमोट सेंसिंग प्रणालियों में पैसिव सेंसर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऊर्जा का मापन करता है। पैसिव सेंसर में ऊर्जा परावर्तित अथवा विकिरित कोई भी हो सकती है। इसका प्रमुख उदाहरण जो होता है वो कैमरे की सहायता से फोटोग्राफी है, जिसमें परावर्तित सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस आरेख में आर्द्रता और तापमान के सापेक्षिक संबंध का चित्रण किया जाता है? सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या बी, क्लाइमोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 101 में है, मानचित्रण के लिए परिवर्तीय वर्ग अंतराल आर्थिक सार्थक तब सिद्ध होगा जब चर होगा। किस तरह से होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या सी, अत्यधिक संगत। क्वेश्चन नंबर 102 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि जे.सी. वीवर सस्य वैविध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 103 में है, ए वेबर के अनुसार उद्योग की अवस्थिति मुख्यतः निर्धारित होती है किसके जरिए? तो आंसर आपका होगा यहाँ पर विकल्प संख्या सी, परिवहन मूल्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 104 में है, निम्नलिखित देशों में
किसकी बोर्नियो द्वीप में सहभागिता नहीं है? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या डी, फिलीपाइंस का। यहाँ पर आपको बता दें, बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों के क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें ब्रुनई, मलेशिया और इंडोनेशिया हैं। यहाँ पर फिलीपाइंस का इस द्वीप पर कोई क्षेत्र या सहभागिता नहीं है। 105 में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी, मलेशिया। इसका जवाब आप बेहतर तब कर पाएंगे जब आप विश्व के मानचित्र का अध्ययन करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 106। सूची 1 और 2 को मिलाना है। एक तरफ नगर और दूसरी तरफ आपको नदियों के नाम दिए गए हैं। सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प संख्या, सही जवाब हो जाएगा आपका डी वाला आंसर, यानी कि 3, 4, 1, 2 यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 में है, संयुक्त राज्य अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा नगर महान झीलों के तट के सहारे अवस्थित नहीं है? सही जवाब होगा आपका पिट्सबर्ग, विकल्प संख्या बी। इसके अलावा अगर देखें तो डुल्यूथ जो है वो सुपीरियर के किनारे है, शिकागो मिशिगन और डेट्रॉयट जो है वो इरी झील के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 108 में खनिज और मुख्य उत्पादक देशों के नाम दिए गए हैं। इसके लिए आपको जो हाल फिलहाल के जो करेंट डाटा हों उससे मैच करवाना आवश्यक है। फिलहाल इस प्रश्न के अनुसार आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या यहाँ पर आपका सी सही होगा, 3241। क्वेश्चन नंबर 109 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका होगा यहाँ पर विकल्प संख्या सी, कुवैत जो है वो अदन से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको राजधानी और देशों का नाम दिया गया है, मैच करवाना था। तो यहाँ पर अगर देखो देश और उनकी राजधानी के साथ सुमेलित विकल्पों में से कुवैत जो है, कुवैत की राजधानी जो है वो कुवैत सिटी है और अदन यमन देश का एक शहर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि मिकांग जो है वो म्यांमार से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको देखें तो सही जवाब हो जाएगा आपका मिकांग नदी जो है वो थाईलैंड और लाओस की सीमा बनाती है, जबकि म्यांमार में इरावदी और सितांग नदियाँ प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में देश और नदी को मैच करवाना है। सही जवाब आपका कोड की सहायता से हो जाएगा विकल्प संख्या डी, 3421। क्वेश्चन नंबर 112 है, सिक्किम में रंगपो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिक्किम में जो रंगपो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113 में है, भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह कौन सा है? सही जवाब होगा आपका विशाखापत्तनम, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 114 में है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं कैसे? सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी, भूमध्य सागर में। 115 में है, वार्षिक तापांतर सबसे कम कहाँ पर पाया जाता है? तो सही जवाब होगा आपका कोच्चि में, विकल्प संख्या बी। जो स्थान समुद्र और भूमध्य रेखा के जितने निकट होंगे उसका तापांतर उतना ही कम होगा, और ऐसे में जो विकल्प आपको दिए गए हैं उसके अनुसार कोच्चि जो है वहाँ का तापांतर न्यूनतम होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 116, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग कहाँ अवस्थित है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए, पीर पंजाल श्रेणी में, विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 117 में है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी, लैटेराइट पंजाब में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 118। यहाँ पर दिया गया है 2 सूचियाँ आपको, एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ प्रांतों के नाम। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, कोड की सहायता से आंसर लगाने पर 3412। लेप्चा जो है वो सिक्किम में है, माल पहाड़ियाँ झारखंड में, गोंड मध्य प्रदेश और भील राजस्थान में होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि भूकंप प्रवण क्षेत्र कर्नाटक पठार से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 120, ANEERI का संबंध किससे है? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या
डी यानी कि पर्यावरण शोध से। NEERI का मतलब नीरी होता है और यह पर्यावरण शोध से संबंधित है। इसका मुख्यालय जो है वो नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 121 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पर आपको सुमेलित वाला बताना है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी, लोहरदग्गा बॉक्साइट से संबंधित है। लोहरदग्गा में बॉक्साइट पाया जाता है, जबकि अन्य की बात करें तो पलामू का बॉक्साइट भारत में सर्वोत्तम माना जाता है। अन्य 3 विकल्प जो है वो गलत सुमेलित हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करता है। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी यानी कि पंजाब। क्वेश्चन नंबर 123 में है, भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही जवाब होगा आपका सी वाला, यानी कि जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 124, भूगोल में व्यवहारिक उपागम का सूत्रपात किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, विलियम कर्क ने। अगला और आज के हमारे इस अभ्यास सीरीज का आखिरी सवाल है, संभाव्यवाद की संकल्पना का सूत्रपात किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, OH के स्पेट ने। विकल्प संख्या डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। संभाव्यवाद की संकल्पना का प्रतिपादन OH के स्पेंट द्वारा किया गया। स्पेंट ने नियतिवाद की आलोचना करते हुए कहा था कि वातावरण अपने आप में अर्थहीन है और बिना मानव के वातावरण का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो ये था हमारा 125 महत्वपूर्ण सवालों का अभ्यास। यह आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अगली अभ्यास सीरीज के साथ हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।